नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम हमारे सेशन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने वाले हैं और आज हम करंट में जितनी भी संस्थाएं हमारी रही है पिछले 1 वर्ष में, हम उन सब के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। और विस्तार पूर्वक अध्ययन के साथ-साथ हम चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। और तो अब हम ईडी के बारे में पढ़ते हैं और ईडी के बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है अभी के समय में, क्योंकि ईडी बहुत ज़्यादा करंट पे रही है। देखिए, फेमा फेमा ईडी की पावर की बात करें तो ईडी का जो एक्ट का कॉम्बिनेशंस हैं, एक्ट कौन कौन से पावर लेती है। देखिए, सबसे पहले तो फेमा से, FEO 2018 से, ठीक है। फिर कॉफपोस, है ना, COFEPOSA, कॉफपोस, PMLA एक्ट 2002। ये हमारे एक्ट हैं 4 जो ईडी को पावर देते हैं। अब हम बात करें कि ये किसके 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 साथ कार्य करती है, तो ये ना वित्त मंत्रालय के जो राजस्व मंत्रालय है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके तहत काम करती है, अर्थात तो उसकी देखरेख में काम करती है। अब ईडी की बात करें तो ईडी के अंदर है ना डायरेक्टर प्रमुख होता है। क्या प्रमुख होता है? डायरेक्टर। और उसके कार्यकाल की बात करें ना तो वो या तो 2 ईयर होता है या इसका है ना 3 वार्षिक विस्तार किए जा सकते हैं, 3 या 3 टाइम्स, मतलब कि 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, इससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और अभी इसी पर विवाद हुआ है। जो तीसरा एक्सटेंशन है ना इसका ईडी के डायरेक्टर का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वही अवैध घोषित करने के बाद ये ईडी हमारी करंट में आ चुकी है। अब हमारे पास एविडेंस फर्स्ट पढ़ते हैं और एविडेंस फर्स्ट पढ़ने के बाद हमें और अधिक अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि करंट बेस्ड। ईडी का पूरा नाम है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ईडी का पूरा नाम डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है और ये है ना केंद्र की वित्तीय जांच एजेंसी है जो भारत के अंदर फाइनेंशियल ऑफेंस है उनकी जांच करती है। फाइनेंशियल ऑफेंस में सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग या और भी ऐसे मामले जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि इसके ना हेडक्वार्टर तो दिल्ली है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है और इसके 10 जोनल ऑफिस है। जैसे कि अब उसके अंदर है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ, कोच्चि, अहमदाबाद, बंगलुरु और हैदराबाद। अब हम एविडेंस 2 पढ़ते हैं कि ईडी क्या क्या वर्क करती है। देखिए, प्रवर्तन निदेशालय को अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल संपत्तियों की जांच करने, गिरफ्तारी करने, संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है। यह पैसों की धोखाधड़ी, आतंकवादी वित्त के साथ साथ जो अन्य आर्थिक गतिविधियां हैं जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को आने वाले भविष्य में या वर्तमान में भयंकर खतरे का सामना करना पड़ सकता है, उसको जो नियंत्रित करने का काम करती है, अवैध रूप से वित्तीय संसाधनों को देख-रेख का काम करती है, वो है हमारा ईडी। तो ये था दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वैसे। देख लीजिएगा। अब हम ईडी की पावर्स की बात करें तो ईडी की पावर की बात करें तो हम देखेंगे कि ईडी के पास सबसे पहली पावर है कि पावर टू सीज असेट्स। ये किसी भी प्रकार से जो धोखाधड़ी करके या वित्तीय संसाधनों को गैर कानूनी प्रयोग करके जो असेट्स खरीदे उसको ये सीज कर सकते हैं। अब समन की पावर है इनके पास और वो किसके समान है? सिविल कोर्ट के समान। ये अपने आप समन जारी कर सकती है, ठीक है। फिर पावर ऑफ अरेस्ट, ये पीएमएलए एक्ट 2002 और फेमा 1999 के तहत उल्लंघन की जांच करने के लिए नोडल एजेंसी है और पुलिस की जो एफआईआर है उसके बिना ये अपनी जांच कर सकती है और उसकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। अब एक इसके रिकॉर्ड्स की बात करें तो रिकॉर्ड्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जांच में कहा और आदेश दिया कि जो ईडी के द्वारा दर्ज किए गए जो साक्ष्य हैं वो न्यायालय के समक्ष पेश किए जा सकते हैं और उन्हें न्यायालय द्वारा स्वीकार भी किया जा सकता है। तो ये थी हमारी ईडी के
रिकॉर्ड्स की स्वीकार्यता। अब हम इसकी ईडी को वसूली की बात करते हैं। तो फेमा एक्ट है हमारा, उसके तहत जुर्माना दंड वसूली कर सकती है, ये रिकवरी कर सकती है ये, ठीक है, फाइन्स और पेनल्टीज की। तो ये थी हमारी ईडी की शक्तियां का माइंड मैप। तो आपको अच्छा लगा होगा ये। देखिए, देश की विदेशी, अब एक फेमा एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी विदेशी मुद्रा व्यापार अधिनियम 1999। देखिए, ये क्या कहता है कि देश में जो विदेशी मुद्रा व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, और ये कानून विदेशी मुद्रा के संचय, खर्च, विदेशी मुद्रा को देने और उसके वित्तीय लेन देनों को नियंत्रित करने के लिए, साथ ही साथ भारतीय मुद्रा की जो वृद्धि है, क्योंकि आपको पता है कि यदि हम काले धन से या एक ब्लैक इकोनॉमी से अगर हम पैसा लाते हैं, तो वो लंबे समय के बाद हमें परेशान करने लगता है, दुखदाई देने लगता है। उससे अर्थव्यवस्था में अचानक मांग बढ़ती है और अचानक मांग गिरती है, और अचानक मांग और बढ़ने और गिरने के कारण जो अर्थव्यवस्था के सेंटिमेंट्स हैं वो खराब होते हैं। इसी कारण इस व्यवस्था को देखते हुए फेमा एक्ट अपनी देश के संसाधनों और देश की अर्थव्यवस्था के अंदर विदेशी जो धन है उसको नियंत्रित करने के लिए फेमा एक्ट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अब पीएमएलए के बारे में पढ़ लेते हैं। पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इट इज इनहेंट द इंडियन कंट्रोल एंड प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। ये हमारा पीएमएलए एक्ट है, वो क्या कहता है कि जो हमारे रोकता है किसको, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गतिविधियों को। अब मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हम आपको बताएं तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंदर अवैध रूप से धन प्राप्त किया जाता है, साथ ही साथ धन के जो वास्तविक स्रोत हैं उनको छुपाया जाता है, और इनको एक सिस्टम के माध्यम से, मतलब एक चैन के माध्यम से क्या किया जाता है, बैंकिंग प्रक्रिया में और वास्तविक अर्थव्यवस्था जो कि हमारी वर्तमान में चल रही है, ब्लैक अर्थव्यवस्था से लाकर वास्तविक अर्थव्यवस्था में अपने धन को इम्प्लांट कर देना, तो वही है क्या, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध धन को विधि संगत बनाना। अब इसके अंदर तीन चरण होते हैं या तीन स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के अंदर अवैध धन को वित्तीय प्रणालियों में प्रस्तुत किया जाता है और छोटे छोटे सेगमेंट्स में काट कर इन्हें वित्तीय संस्थानों में जमा करवा दिया जाता है। फिर इसकी होती है लेयरिंग। लेयरिंग करने का मतलब है कि पैसों को वित्तीय प्रणाली में शामिल होने के बाद कई जो लेन देन करता है या कई व्यक्तियों के बारे में ट्रांजैक्शन किया जाता है, जिससे कि जो पैसे का मूल स्रोत है ना उसको छुपाया जा सके। फिर किया जाता है इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन में क्या जाता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है उसको अब विधि संगत बना लिया जाता है और अर्थव्यवस्था में इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था की स्थिति और अधिक अस्थिर हो जाती है। अब हमारे पास कोहोपोसा एक्ट है, उसकी बात करें तो ये 1974 के अंदर बनाया गया, और ये तस्करी गतिविधियों को रोकने के लिए और विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिए पारित किया गया। और ये अर्थव्यवस्था के अंदर जो तस्करी वाली वस्तुएं हैं उनके हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए नजरबंद करने का प्रावधान भी करता है। तो ये था हमारा कोहोपोसा एक्ट।